हेलो दोस्तों, नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने YouTube चैनल पर। आज फिर से हम लोग गणित के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों का अभ्यास करेंगे, जैसा कि हम लोग लगातार कर रहे हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है जो कि आपकी सभी परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट है, उपयोगी रहेंगे, जैसा कि आप लोग सभी लोग जानते हैं और आप बेहतर तरीके से सीख पा रहे होंगे। तो चलिए हम लोग देर ना करते हुए इन प्रश्नों को देखते हैं और आप लोग बहुत ही ध्यानपूर्वक प्रश्नों को देखिएगा, कॉपी कलम साथ में लेकर ज़रूर बैठिएगा, क्योंकि क्वेश्चन बहुत अच्छे मिलने वाले हैं और आप लोग इन्हें बेहतर तरीके से समझिएगा। तो आप ये मान के चलिए कि आप बेहतर से बेहतर कर पाएंगे। ऐसे टॉपिक हैं जहाँ से प्रश्न आना लाजमी है, ज़रूर आएगा। तो आप लोग इन कॉन्सेप्ट को ज़रूर समझिएगा। आप 5 से 6 नंबर इस वीडियो से बिल्कुल कवर कर लेंगे। प्रश्न नंबर 1, एक व्यापारी अपनी वस्तुओं पर 25% मूल्य बढ़ाकर अंकित करता है। यदि वह अंकित मूल्य पर 4% छूट देता है तो उसका लाभ प्रतिशत होगा। क्या 10% लाभ होगा, क्या 15% लाभ होगा, 20% लाभ होगा या फिर 25% का लाभ होगा। तो आइए हम लोग समझते हैं। पहले तो आप लोग इसको हल करने का प्रयास कीजिए। चलिए हम लोग देखते हैं इसको हम लोग किस तरीके से हल करेंगे। मानते हैं कि वस्तु का जो क्रय मूल्य होगा, यानी कि सीपी जो होगा वो कितना होगा, 100 रुपये होगा। ठीक है, 100% होगा। अब क्या करें कि वो 25% अधिक अंकित करता है, यानी कि 100 का 25% कितना होगा, तो आप कहेंगे 25 हो जाएगा। यानी कि अंकित मूल्य कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 125%, यानी कि 125 रुपये हो जाएगा। ठीक है, अब क्या कह रहा है, यदि वह अंकित मूल्य पर 4% की छूट दे देता है, यानी कि 4% की छूट देगा, अंकित मूल्य कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 100% होगा। इस पे 4% की छूट देगा तो कितना, तो आप कहेंगे ये 96% में बेचेगा। यानी कि 125 का 96% निकाल लें तो हमारा विक्रय मूल्य निकल आएगा। तो यहाँ से जब हल करेंगे तो 25 पंचे 125, 25 चक्कू 100। 4 से 96 को जब हम लोग भाग करेंगे तो हो जाएगा 24। यहाँ से क्या आएगा, 5 गुणे 24 हो जाएगा, और 5 गुणे 24 क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे 120। ये हो जाएगा एसपी, यानी कि क्या हो जाएगा, सेलिंग प्राइस, यानी विक्रय मूल्य होगा। अब हम देखेंगे क्रय मूल्य 100 रुपये है, विक्रय मूल्य 120 रुपये है, तो लाभ प्रतिशत कितना होगा, तो आप कहेंगे लाभ बराबर क्या होगा। अब पहले तो हम लोग लाभ निकाल ले। लाभ बराबर क्या होगा, एसपी माइनस सीपी, यानी कि विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। तो 120 माइनस 100, तो लाभ कितना, तो आप कहेंगे 20 रुपये का। और हमारा प्रतिशत यानी कि प्रॉफिट परसेंट कैसे निकालेंगे, तो लाभ प्रतिशत बराबर क्या होता है, प्रॉफिट, ठीक है, अपॉन में सीपी इंटू 100। तो प्रॉफिट कितना, तो आप कहेंगे 20 रुपये का गुणे 100, और कॉस्ट प्राइस कितना, तो यहाँ भी 100, यानी कि कितना परसेंट, तो आप कहेंगे 20% हो जाएगा। विकल्प हमारा जो सी है बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, आपको समझाने के लिए इतना समय लगा है, जैसे ही आप समझ लेंगे आप सेकेंडों में इसको कर लेंगे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। प्रश्न संख्या अगली है 2 है। 3 संख्याओं का योगफल 392 है। पहली तथा दूसरी संख्याओं का अनुपात 2:3 है और दूसरी तथा तीसरी संख्याओं का अनुपात 5:8 है। तो पहली संख्या क्या है। यहाँ कहा है कि पहली अनुपाते दूसरी, ये कितना है, तो आप कहेंगे 2:3 है। फिर क्या कह रहा है, दूसरी और तीसरी का अनुपात कितना है, तो यहाँ पर क्या कहा गया है कि 5:8 है। तो हम पहली अनुपात दूसरी संख्या अनुपात तीसरी संख्या, पहले तो हम तीनों का अनुपात निकाले, तो कैसे लिखेंगे हम लोग, पहली संख्या का अनुपात दूसरी संख्या का अनुपात, फिर लिखेंगे हम यहाँ दूसरी संख्या का अनुपात और तीसरी संख्या का अनुपात। पहले हम इसको गुणा करेंगे तो 2 पंचे 10, फिर यहाँ गुणा करेंगे 3 गुणे 5 कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 15। फिर इसको हम गुणा करेंगे 3 गुणे 8 हो जाएगा 24। तो इनका जो अनुपात बन रहा है वो कितना बन रहा है, तो पहली संख्या 10 अनुपात है, दूसरी संख्या 15 और तीसरी संख्या है 24। ठीक है,
अब क्या कह रहा है कि तीनों संख्याओं का योग 392, यानी कि जो संख्याएं हमारे पास है, पहली संख्या क्या होगी 10x, दूसरी 15 और तीसरी 24 है। तो इन्हीं का योग कितना है, यानी कि 10x प्लस 15x प्लस 24x बराबर कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 392। यही हो गया ना, ठीक है। यहाँ कितना हो गया, ये हो गया 49x बराबर हो जाएगा 392। अब क्या होगा कि x बराबर कितना होगा, 392 बटे में हो जाएगा 49। अब जब हम 49 से 392 को भाग करेंगे तो आ जाएगा 8। कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा, यानी कि x बराबर आ जाएगा 8। तो पहली संख्या क्या होगी, 10 × 8 ये हो जाएगी 80। दूसरी संख्या क्या होगी, 15 × 8 ये हो जाएगी 120। और तीसरी संख्या क्या हो जाएगी, तो इसे हम लोग करेंगे 24 × 8। तो 24 × 8 करेंगे तब कितना हो जाएगा, तो कहेंगे 192। हमसे पूछी गई पहली संख्या, तो हम बताएंगे 80, विकल्प डी हमारा सही हो जाएगा। ओके, चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, दो संख्याओं का अनुपात 3:5 है और उनका लघुत्तम समापवर्त्य 300 है, तो छोटी संख्या क्या होगी। तो यहां पर छोटी संख्या क्या होगी, तो सबसे पहले हम क्या निकाल लें कि अनुपात का मान निकाल लें। 1 अनुपात बराबर कितना होगा, है ना। तो लघुत्तम को हम क्या करेंगे, अनुपातों का गुणा करके भाग करेंगे। तो 3 × 5 = 15, 15 दूनी 30, यानी कि क्या हो गया, 1 अनुपात बराबर 20 आया। तो पहला अनुपात कितना है, 3 है, यानी कि 20 × 3 हो जाएगा 60 और दूसरी संख्या हो जाएगी 75। तो पूछा क्या गया, छोटी संख्या क्या होगी, तो विकल्प हमारा हो जाएगा बी। ओके, चलिए अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग। अगला प्रश्न है, एक धनराशि साधारण ब्याज पर 2 वर्ष के लिए किसी निश्चित दर पर दी जाती है। यदि इसे 3% उच्चतर दर पर दिया जाता तो 300 रुपये अधिक प्राप्त होते, धनराशि क्या होगी। तो हम धनराशि निकालेंगे, क्या यहाँ पर हो जाएगी, तो इसको चलिए समझते हैं। पहले ये जो है दी गई होगी, SI बराबर क्या होगा, इसको हम लोग ऐसे लिखेंगे P × R × T अपॉन में होगा 100, फिर माइनस P × R × T अपॉन में होगा 100। तो अब यहाँ पहले हम समझेंगे क्यों ऐसा करेंगे, कि जो बड़ी धनराशि होगी वो कैसे बनेगी। तो हम क्या करेंगे, देखो SI कितना कहा है कि 300 होगा, और वो कब होगा, P ब्रैकेट में R + 3। भाई रेट हमने 3 बढ़ा दी, गुणे 2, समय तो 2 ही वर्ष रहेगा, ठीक है। और जो पहले है, पहले तो यही रहेगा P × R × T, यानी कि 2 वर्ष ही रहेगा, अपॉन में होगा 100, ठीक है। अब इसको जब हम हल करेंगे तो क्या होगा, यहाँ P लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, तो 300 बराबर में PR, यानी कि P × R प्लस में 3P × 2, ठीक है, अपॉन में लिखेंगे 100 इसी तरीके से, ठीक है, अपॉन में 100 लिखेंगे। और यहाँ से क्या हो जाएगा, माइनस PR × 2, माइनस का PR प्लस का PR कट गया, ठीक है। अब कितना हो जाएगा, तो यहाँ 6P हो गया, ठीक है, क्लियर, और इंटू 2P। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, 6 दूनी 12, यानी कि ये हम क्या कर सकते हैं, यहाँ 300 गुणे में 100 बटे में क्या हो जाएगा, सॉरी ये PR रहेगा, ठीक है, बटे में हो जाएगा 6, क्लियर है। 6 से भाग करेंगे 300 को तो हो जाएगा 50, 50 गुणे 100 कितना होगा, तो हो जाएगा 5000। अर्थात विकल्प क्या होगा, तो विकल्प हमारा ए बिल्कुल सही हो जाएगा। क्लियर है, उम्मीद करते हैं आप लोगों ने बेहतर समझ लिया होगा। ओके, चलिए हम लोग देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, किसी कक्षा के विद्यार्थियों की औसत आयु
आयु जो है 15 वर्ष है। इनमें से 5 विद्यार्थियों की औसत आयु 14 वर्ष है तथा अन्य 9 विद्यार्थियों की औसत आयु 16 वर्ष है। 15वें विद्यार्थी की आयु है, तो यहाँ से हमें निकालना है कि 15वें विद्यार्थी की आयु क्या होगी, ये हमें निकालना है। क्या 14 वर्ष हो जाएगी, क्या 11 वर्ष, 16 वर्ष या फिर 15 वर्ष। तो हम सबसे पहले देखेंगे कि 15 विद्यार्थियों की औसत आयु 15 वर्ष, तो इनका योग क्या होगा। तो 15 स्टूडेंट यानी विद्यार्थियों की आयु का योग कितना होगा, तो योग क्या लिखेंगे हम लोग, विद्यार्थियों की संख्या गुणे औसत। ठीक है, तो कितना योग हो जाएगा, तो आप कहेंगे 225। अब हम देखेंगे कि 5 विद्यार्थियों की औसत आयु 14 वर्ष है, तो इनका योग कितना होगा, तो 5 गुणे 14 कर देंगे, तो कितना होगा, तो ये हो जाएगा 70। ठीक है, इसके बाद हमें क्या करना है कि अन्य जो 9 विद्यार्थी हैं इनकी औसत आयु कितनी है, तो इनकी औसत आयु 16 यानी कि 9 गुणे 16 करेंगे। ठीक है, तो 9 गुणे जब 16 करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 144। ठीक है, 144। अब इन दोनों को 70 और 144 को जोड़ के 225 से घटा देंगे, तो कितना हो जाएगा, 0 4 7 4 11 और ये 214। तो 214 यहाँ से घटा देंगे तो 15वें जो विद्यार्थी है उसकी आयु निकल आएगी 1 यानी कि 11 वर्ष होगा। 15वें विद्यार्थी की आयु जो होगी वो 11 वर्ष हो जाएगी। विकल्प हमारा बी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्लियर है, उम्मीद करते हैं आप लोगों ने इसे बेहतर समझ लिया होगा। ओके, चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे। अगला प्रश्न है, रघु ने 1200 किलोमीटर यात्रा हवाई जहाज से तय की जो उसकी कुल यात्रा का 2/5 भाग थी। उसने कुल यात्रा का 1/3 भाग कार द्वारा तथा शेष यात्रा रेलगाड़ी द्वारा तय की। रेलगाड़ी द्वारा तय की गई दूरी क्या होगी, तो रेलगाड़ी द्वारा तय की गई दूरी हमें निकालनी है। क्या 1800 किलोमीटर होगी, क्या 180 किलोमीटर 480 किलोमीटर होगी, क्या 1600 किलोमीटर या फिर 800 किलोमीटर होगी। तो यहाँ पर कौन सा विकल्प सही हो जाएगा, तो आप लोग इसको कैसे करेंगे, तो सबसे पहले हम निकाल लें कुल दूरी। कुल दूरी कितनी होगी, तो कुल दूरी कितनी होगी, मान लेते हैं x कुल दूरी होगी। ठीक है, कुल दूरी कितनी होगी, x होगी, और x का 2/5 भाग कितना है, 1200 किलोमीटर, यानी कि x का 2/5 भाग है 1200 किलोमीटर। तो यहाँ से कुल दूरी निकल आएगी। तो ये क्या करेंगे, 2/5 भाग जाएगा x बराबर 1200, 5 ऊपर जाएगा गुणे 5/2। तो यहाँ से भाग करेंगे तो आएगा 600, यानी कि x बराबर कितना आ जाएगा, तो आप कहेंगे 3000। ठीक है, इतना आपको समझ में आया। तो कुल दूरी बराबर कितना हो गया, कुल दूरी बराबर कितना हो गया, तो आप बताएंगे 3000 किलोमीटर हो जाएगा। अब अगर हम 3000 किलोमीटर से ये भाग माइनस कर दें, यानी कि 2/5 प्लस 1/3 भाग यहाँ से माइनस कर दें, तो कितना भाग निकलेगा, तो इसका पहले हम एलसीएम लेंगे, आएगा 15 और यहाँ 6 प्लस 5 यानी कि 11/15 बचा। ठीक है, तो 11/15 भाग इन्होंने किससे तय किया है, तो आप कहेंगे हवाई जहाज और कार से। तो कुल बचा कितना भाग, कुल भाग कितना बचा, तो बचा 4/15 है ना भाई, 4/15 बचेगा माइनस 11/15, तो कितना बचेगा, तो 4/15 भाग। भाई कुल दूरी मान लेते हैं, कुल भाग 1 है, इसका 11/15 यहाँ से जब घटाओगे तो 15 कम 15 माइनस 11/15 यानी कि कितना बचा, 4/15 भाग। तो यही 4/15 भाग इसने किससे तय किया है, रेलगाड़ी द्वारा। हमसे पूछा क्या गया, रेलगाड़ी द्वारा तय की गई दूरी, तो 4/15 दूरी हो जाएगी। 15 दूनी 30, यहाँ से आएगा 200, यानी कि 200 गुणे 4 बराबर, तो हो जाएगा 800 किलोमीटर। विकल्प डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं यह प्रश्न भी आप लोगों ने बेहतर समझ लिया होगा। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। प्रश्न संख्या जो है अगली है, एक समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई क्या होगी जिसकी प्रत्येक भुजा 4 सेंटीमीटर है। ठीक है, त्रिभुज की ऊंचाई क्या होगी, क्या √3 सेंटीमीटर होगी, क्या 2 √3 सेंटीमीटर,
3√3 सेंटीमीटर या फिर 4√3 सेंटीमीटर होगी। इसकी ऊंचाई क्या होगी? समबाहु त्रिभुज का मतलब होता है जिसकी सभी भुजाएं बराबर हों और सभी कोण बराबर होंगे। तो हमें निकालना है ये h निकालना है, यानी कि ऊंचाई निकालना है। तो समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई क्या होती है? तो ये आप कैसे करेंगे? तो समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई क्या होती है? h बराबर क्या होता है? तो आप कहेंगे इसका फॉर्मूला होता है √3/2 इंटू होता है भुजा। क्या होता है? भुजा होता है। तो यहाँ से h निकल आएगा। तो h बराबर क्या करेंगे? √3 करेंगे अपॉन में 2, और प्रत्येक भुजा कितनी? तो 4 सेंटीमीटर, यानी कि गुणे 4 सेंटीमीटर। 2 से 4 भाग जाएगा तो 2, यानी कि यहाँ से जो h निकलेगा वो हो जाएगा 2√3। ठीक है, ऊंचाई जो होगी वो 2√3 हो जाएगी। विकल्प कौन सा सही होगा? तो आप बताएंगे कि विकल्प बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। क्लियर है? उम्मीद करते हैं यह प्रश्न भी आप लोगों ने बेहतर तरीके से सीख लिया होगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न है, 6 आदमी किसी काम को 18 दिनों में करते हैं तो 9 आदमी उसी काम को कितने दिनों में करेंगे? तो इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है? m1 इंटू d1 इक्वल में होता है m2 इंटू d2। तो जब इसको आप हल करेंगे तो आंसर यहाँ से निकल आएगा। क्या 18 दिन हो जाएगा, क्या 16 दिन होगा, 12 दिन होगा, या फिर 15 दिन हो जाएगा? तो यहाँ से कौन सा विकल्प आ जाएगा? तो आप इसको जब हल करेंगे तो कैसे हल करेंगे? तो ये देखना है। m1 कितने हैं? तो आप कहेंगे 6, तो 6 गुणे d1 कितना है? तो आप कहेंगे 18। बराबर में क्या है? 9 आदमी, यानी कि m2 बराबर 9 इंटू d2 हमें निकालना है। तो d2 निकालने के लिए 9 कहाँ आएगा? तो ये आ जाएगा इसके बटे में, यानी कि इसको हम लिख सकते हैं 6 गुणे 18 बटे में 9 बराबर d2। तो यहाँ आदमियों की संख्या निकलेगी। 9 से जब 18 को भाग करेंगे तो आ जाएगा 2, यहाँ हो जाएगा 6 गुणे 2 बराबर d2, यानी कि d2 इक्वल कितना हो जाएगा? तो आप कहेंगे आंसर आएगा 12। अर्थात विकल्प हमारा कौन सा सही होगा? तो विकल्प हमारा सी बिल्कुल सही हो जाएगा। ओके, तो यह प्रश्न भी आप लोगों ने बेहतर तरीके से समझ लिया होगा। तो आज हम लोगों ने महत्वपूर्ण प्रश्नों का अभ्यास किया है। ये ऐसे प्रश्न हैं जो आपकी सभी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, और आप बेहतर गणित की तैयारी करने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको बेहतर से बेहतर वीडियोज मिलती रहेंगी और आप लोग यहाँ से बहुत कुछ सीख पाएंगे। इसके अलावा यहाँ इस चैनल के माध्यम से आपको हिंदी जो है, डिस्क्रिप्टिव हिंदी आपको बेहतर तरीके से मिल रही है। बहुत ही बेहतरीन हिंदी पढ़ने को मिलेगी। तो आप लोग चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा है तो इसके लिए आप लोग लाइक कर दीजिए भाई, कम से कम लाइक कर दिया करिए, और आप लोग शेयर वीडियो को करते रहिए। जिन्होंने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो भाई बहन आप चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाली हर एक नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और हमें भी आपका सहयोग और प्यार प्राप्त होता रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। टेक केयर, बाय बाय। आप लोग अपना ख्याल जरूर रखें और घर पर स्टडी जरूर करते रहें। ठीक है, स्टडी आप लोग जरूर करते रहें। बेहतर से बेहतर जहाँ से चीज़ें आपको बेहतर मिल रही हैं आप लोग जरूर पढ़ते रहिए। थैंक यू।